हमला कब होगा, कहां होगा, कितनी ताकत से होगा और उसके बाद क्या होगा, सब कुछ तय होने की खबरें। रिपोर्ट यह भी है कि पहला हमला इजराइल कर सकता है। एटमी परीक्षणों का अंदेशा आशंका को और बढ़ा रहा है। आखिर अरब में होने क्या वाला है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वायुसेना अपनी निगरानी और हमलावर क्षमता बढ़ा रही है। समुद्र में अमेरिकी नेवी लगातार सप्लाई ऑपरेशन चला रही है, यानी लंबे और लगातार युद्ध की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप और सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर आमने सामने बैठे थे और ईरान पर हमले की पूरी योजना पर चर्चा हो रही थी। और सिर्फ 45 मिनट के अंदर ट्रंप और ब्रैड कूपर ने ईरान पर हमले की पूरी योजना बना ली। सबसे पहले एक साथ कई हमलों की रणनीति, यानी अलग अलग ठिकानों पर एक साथ वार, ताकि ईरान को संभलने का मौका ही ना मिले। सूत्रों के मुताबिक इसी ब्रीफिंग में ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हथियारों की लिस्ट दिखाई। उन घातक हथियारों पर भी बात हुई जिनसे ईरान को चौंकाया जा सके, यानी युद्ध का सरप्राइज एलिमेंट। फिर आया सबसे अहम हिस्सा, जोखिम का आकलन। अगर हमला हुआ तो नुकसान कितना होगा, क्षेत्रीय तनाव कितना बढ़ेगा और दुनिया की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। और आखिर में टाइमलाइन, यानी हमला कब होगा, कितने दिन चलेगा और यह पूरा युद्ध किस दिशा में जाएगा। यानी इन 45 मिनट में युद्ध का हर पहलू, हर संभावना और हर खतरा ट्रंप के सामने साफ कर दिया गया। अब देखिए एरिया 51, इसे अमेरिका का सबसे गोपनीय सैन्य इलाका माना जाता है। नेवादा के इस रहस्यमय सैन्य बेस पर कुछ अजीब हो रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे में यहां कम से कम 16 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। सिस्मोग्राफ पर भूकंप के इन झटकों की तीव्रता 4.4 तक पहुंची, यानी लगभग उतनी जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट से होती है। इतने कम समय में इतने झटके अपने आप में असामान्य माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक भूकंप है या किसी बड़े परीक्षण की आहट है। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने इन भूकंपों को परमाणु परीक्षण से जोड़ने की पुष्टि नहीं की है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर इस पर काम करेंगे ताकि ईरान भविष्य में इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा न बन सके। यही वजह है कि इजरायल हाई अलर्ट पर है और न सिर्फ नए हमलों के लिए बल्कि ईरान के मिसाइलों से बचाव के लिए रक्षा कवच की तैयारी भी तेज कर दी गई है। और अब यूएई के ऊपर बना यह सुरक्षा कवच देखिए, यह लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम है जिसे इजरायल ने तैनात किया है। ईरान से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन इसी कवच से टकराकर खत्म की जाएंगे, यानी जवाबी हमले को पहले ही रोकने की तैयारी। इजरायल पूरी तरह तैयार है, बस इंतजार है ट्रंप के संकेत का। और इसके साथ ही समुद्र से भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूर्व में कभी भी तबाही का विस्तार हो सकता है। ईरान को अंदेशा है, अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी काउंटर अटैक का प्लान बना लिया है, यानी होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक समंदर का पानी कभी भी धधक सकता है। लहरों पर आक्रोश सवार हो गया है। ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को अरब सागर में डुबोने की धमकी दे डाली। अमेरिका कभी भी युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट ईरान का 450 किलो यूरेनियम है, दूसरा टारगेट ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज है, तीसरा टारगेट ईरान के तेल ठिकाने हैं, चौथा टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है, पांचवा टारगेट ईरान में तख्ता पलट कराना है। वो इलाका है जहां पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था। और ईरान ऑपरेशन अरब सागर कभी भी शुरू कर सकता है। उसके टारगेट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, USS अब्राहम लिंकन, USS जॉर्ज बुश, USS जेराल्ड फोर्ड। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए अरब सागर में तैनाती की हुई है, जिसमें 16 युद्धपोत, 11 डिस्ट्रॉयर, 140 फाइटर जेट, 50 डिफेंस सिस्टम और 15,000 सैनिक हैं। अमेरिकी नेवल फ्लीट पर ईरान ने हमले का नया प्लान बनाया है। इसके तहत टॉर्पीडो की जगह अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया जा सकता है, बड़े जहाजों की जगह छोटे शिप से हमला किया जा सकता है, जबकि ईरान कार्गो शिप पर मिसाइल लॉन्चर नेवल फ्लीट के एकदम पास ले जाकर तबाही मचा सकता है। और ईरान इस बार अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिकों को टारगेट कर सकता है। कुवैत में अमेरिका के 13,000 सैनिक तैनात हैं, जबकि कतर में 10,000 सैनिक हैं। इसकी तरह सेंटकॉम के कमांड सेंटर बहरीन में 9,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, सऊदी अरब में 3,000 और यूएई में 2,000 सैनिक बेस पर मौजूद हैं।
इराक सीरिया में 3,500 सैनिक लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर 3,000 सैनिक ईरान के टारगेट पर। इसलिए यूरेनियम पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, जिसके पहले चरण में खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाएगा। खर्ग पर अमेरिका कमांड सेंटर और रनवे बनाएगा। ईरान का सुरक्षा घेरा तोड़ा जाएगा। युद्धपोत और सी माइंस ध्वस्त कर दी जाएंगी। दूसरे चरण में कमांडो ईरान की एटमी साइट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर और पैराशूट से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। A-10 अटैक जेट्स कमांडो को कवर देंगे। बंकर बस्टर बम से एटमी साइट पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में कमांडो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुसेंगे। 450 किलो यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। और समुद्र के मोर्चे पर ईरान और अमेरिका का टकराव बढ़ता जा रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने एक संदेश जारी करके बता दिया है कि अब होर्मुज स्ट्रेट न्यूक्लियर और मिसाइल सिस्टम पर कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा ईरान पर हमला करने की जो गलती अमेरिका ने की है, उसका खामियाजा भी पूरी दुनिया को भरना पड़ेगा। और अगर ट्रंप अब भी नहीं रुकते हैं तो यह खामियाजा और बड़ा हो सकता है। आखिर क्यों ट्रंप की चेतावनियों का ईरान पर उल्टा असर पड़ रहा है और कैसे ईरान अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। में यूएस को नई जगह फैसला कर चुके हैं मुश्तबा। हॉर्मुज किसी भी बातचीत की मेज पर वार्ता का हिस्सा नहीं होगा। ईरान हॉर्मुज में नया कानूनी ढांचा और नई प्रबंधन प्रणाली लागू करेगा। इसके अलावा परमाणु और मिसाइल तकनीक पर ईरान कोई भी समझौता नहीं करेगा। मुश्तबा खामनेई के बयान का मतलब है ईरान ने पहली बार आधिकारिक रूप से अपनी लाल रेखा खींच दी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान की रणनीतिक संपत्ति है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस स्ट्रेट का इस्तेमाल ईरान आर्थिक लाभ के लिए करेगा और इस कमाई का फायदा ईरान की जनता को मिलेगा। इस ट्रंप का ताजा बयान देखें तो उनके मुताबिक ईरान की इकोनॉमी ढह रही है। नाकाबंदी बहुत सख्त की जा रही है। ईरान समझौते के लिए आतुर हो रहा है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र अमेरिकी युद्धपोत के लिए मौत का गलियारा है। यह समुद्री रास्ता 33 किलोमीटर चौड़ा है और शिपिंग लेन यानी आवाजाही के लिए 3 किलोमीटर तक चौड़ा रास्ता ही मिलता है। अब अगर हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल यह होगी कि युद्धपोत इस समुद्री रास्ते में दाखिल तो हो जाएंगे लेकिन मुड़ नहीं पाएंगे। और अगर ये मुड़ नहीं पाएंगे तो फिर अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट में फंस जाएंगे और ईरान के लिए इन पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। ईरान इन युद्धपोतों को तबाह करने के लिए स्वॉर्म बोट से घेरकर मल्टीपल अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास बेहतर विकल्प है तटीय क्षेत्र पर तैनात मिसाइल सिस्टम। तालिबाफ ने एक पोस्ट के जरिए नक्शा दिखाते हुए लिखा कि यदि आप 2 दीवारें बनाते हैं, न्यूयॉर्क से पश्चिमी तट तक और लॉस एंजलिस से पूर्वी तट तक, तो कुल लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी, जो ईरान की सीमाओं से 1,000 किलोमीटर कम है। उस सीमा वाले देश पर नाकाबंदी की शुभकामनाएं। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप जो करना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा संकट है रूस और चीन का वीटो। इसे ऐसे समझिए कि नाकाबंदी की सफलता तब कही जा सकती है जब पूरी दुनिया इसे मान्यता दे। लेकिन रूस और चीन ने अमेरिकी नाकाबंदी को सिरे से नकार दिया है। यही नहीं, रूस ने तो ईरान को कूटनीतिक और सैन्य कवर दे दिया है और चीन ने डार्क फील्ड से ऑयल सप्लाई भी शुरू कर दी है। ट्रंप के लिए दूसरा बड़ा संकट है यूरोप की बगावत, जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के एक्शन से भड़की है। और इसका कारण यह है कि नाकाबंदी से यूरोपीय देशों में तेल का अकाल पड़ गया है। इसलिए यूएस से दूरी बनाकर यूरोपीय देशों ने कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए। और खबर यह है कि ईरान के टोल सिस्टम को भी यूरोप अब स्वीकृति दे सकता है। तो ट्रंप की समय सीमा खत्म हो रही है। ट्रंप को अब अंतिम फैसला लेना ही होगा। आशंका है कि जल्द ही ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक ईरान के जहाजों में आग क्यों लग रही है। क्या ये ईरान के खुफिया हमले हैं या फिर अमेरिकी सेना जंग में उतरने से बच रही है? क्योंकि इस बार जंग छिड़ी तो ईरान के निशाने पर अमेरिकी नेवी होने वाली है और इस जंग का फैसला ट्रंप को जल्द लेना है, क्योंकि जंग जारी रखने के लिए ट्रंप के सामने सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका का वॉर पावर रेजोल्यूशन कानून है। क्या है ये पेचीदा मामला? 28 अप्रैल 2026 को यूएसएस हिगिंस डिस्ट्रॉयर में आग लगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनाती के दौरान आग भड़की। इससे पहले 19 अप्रैल को यूएसएस जमवाल्ट युद्धपोत में आग लगी, जिसकी जांच चल रही है। इसमें 3 सैनिक घायल हुए थे। 14 अप्रैल 2026 को यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर युद्धपोत में आग लगी। वर्जीनिया में रखरखाव के दौरान आग भड़की। इसमें 8 अमेरिकी सैनिक घायल हुए।
12 मार्च 2026 को यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी। इसके लॉन्ड्री रूम में भीषण आग लगी थी। इसे साल 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद पास किया गया था। कानून का मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करना था। कानून के मुताबिक बिना कांग्रेस की मंजूरी के राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं लड़ सकते। इसीलिए युद्ध छिड़ने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी है। साल 1973 में आया वॉर पावर्स रेजोल्यूशन ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सेल्फ डिफेंस में युद्ध शुरू करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश से जंग छेड़ने के बाद पहले 48 घंटे में इसकी जानकारी राष्ट्रपति को कांग्रेस को देनी होती है। उन्हें इसके कारण बताने होते हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 60 दिन तक युद्ध जारी रख सकते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें कांग्रेस से युद्ध की अनुमति लेना जरूरी होता है। अगर कांग्रेस से अनुमति नहीं मिली तो 60 दिन के बाद सेना को वापस बुलाना अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रपति के पास 30 दिन के विस्तार का विकल्प है। वो सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देकर सेना को युद्ध क्षेत्र में 30 दिन और तैनात रख सकते हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन ही चलाया जा सकता है। नेटो की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका अब सबसे पुराने सहयोगियों से दूरी बना रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दूसरे चरण की जंग की तैयारी के बीच यूरोप पर गुस्सा जाहिर किया है और नेटो के अंदर हुए इस बिखराव का सीधा फायदा रूस को हो रहा है। पुतिन सीधी जंग न करके भी विजेता बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका जर्मनी में सैनिक हटाने पर विचार कर रहा है, जिस पर जल्द फैसला होगा। जर्मनी, स्पेन और इटली से भी सैनिक वापस बुलाने की बात कही। नेटो के कमजोर होने से पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों में रूस का सैन्य और राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। नेटो खत्म होने से आर्टिकल 5 का सुरक्षा कवच हट जाएगा, जिससे रूस का दखल अपने पड़ोसियों में बढ़ जाएगा। नेटो के टूटने से अमेरिका का प्रभाव यूरोप से कम हो सकता है, जिससे रूस यूरेशियाई इलाकों को सुपर पावर के रूप में स्थापित कर सकेगा। नेटो के खत्म होने और अमेरिका यूरोप के कमजोर होने से यूक्रेन को मिलने वाला सपोर्ट खत्म हो जाएगा। कि जर्मनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने वालों को नसीहत ना दे।